ओके वेल स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल होती क्या है? जो लोग हम लोग हैं, सभी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और अगर हम लोग कुछ करने के काबिल हैं तो हम एक देश के लिए कैपिटल बन जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ को एज अ मीन्स टू इंक्रीज़ लेबर प्रोडक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन और हेल्थ को हम यूज़ करेंगे ताकि लोग काबिल हो सके। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है कि एजुकेशन और हेल्थ तो ऑलरेडी है, हम एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें कि ताकि ह्यूमन की उस ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट हो सके। तो ह्यूमन कैपिटल एक नैरो एस्पेक्ट है, वो सिर्फ इससे रिलेटेड है कि कैसे हम एजुकेशन और हेल्थ से लोगों को एक संपत्ति बना सकते हैं देश की। बट ह्यूमन डेवलपमेंट का एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें हम लोगों को कैसे बेस्ट टू बेस्ट लेकर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। फाइन। तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। फिजिकल कैपिटल होता है जो चीज़ें कैपिटल की फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी मशीन है, टूल है, बेंचेस है क्लास में, बोर्ड है, फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल उस फिजिकल कैपिटल को यूज़ करती है। ठीक है, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टाइज के साथ हम वो बेंचेस को, हम वो बोर्ड्स को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल अगर फॉर्म करना चाहते हो किसी भी देश में, मतलब लोगों को काबिल बनाना चाहते हो, तो खर्चा करो हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को दो, सेहत अच्छी रहेगी तो अच्छा काम करेंगे। एजुकेशन दो, सबको पढ़ा लिखा बनाओ। ठीक है, सो दैट दे कुड डू वेरी वेल। एजुकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो। ठीक है, ऑन द जॉब मतलब उनको काम पर जब वो हैं तो उनको सिखाते रहो। ये नहीं कि उनको एक बार उनको जो आता था वहीं, फिर तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। उनको कंटिन्यूसली सिखाते रहो। ठीक है, वी बीइंग टीचर्स, हम टीचर बन गए पर हम सीखते रहते हैं, हम वर्कशॉप्स पे जाते हैं, सेमिनार्स पे जाते हैं, हम सिखाते हैं। और तो हम क्या कर रहे हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, अब लोगों को इधर से उधर भेजो ताकि वो कुछ सीख सके। आपने सुना होगा ट्रांसफ़र होती है, लोगों की इधर उधर जाते हैं, प्रमोशन होती है। वो क्यों होती है? ताकि वो दूसरे कल्चर में जाएंगे, वहाँ से सीखेंगे, कुछ एनालाइज करके आएंगे, हमारे यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन अबाउट लेबर मार्केट के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन पर जो खर्चा किया जाता है कि कैसे न्यू चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी सारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो ये 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हेल्थ पर, एजुकेशन पे खर्चा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, माइग्रेशन पे और इन्फॉर्मेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है कि रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। एक तो आपकी जो फिजिकल कैपिटल है वो अच्छे से यूज़ होगी अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी है। फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नई नई इनोवेशन हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल को एजुकेशन दोगे, कुछ नया सीखेंगे। पार्टिसिपेशन लोग ज़्यादा करेंगे अगर हेल्थ वाइज अच्छे हैं, एजुकेशन से अच्छे हैं। ठीक है, देन मॉडर्न आउटलुक हो सकती है। फैमिलीज़ पढ़ी लिखी होंगी तो नया आउटलुक होगा, मॉडर्न होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्स आती हैं, जॉब्स आती हैं उनके पास। तो ये सारा एक सिस्टम पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है। जैसे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी तो लोगों के पास नया नया बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, अच्छी एफिशिएंसी, अच्छी प्रोडक्शन और ग्रोथ होगी। इकॉनमी की ग्रोथ होगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोग कमाएंगे, एजुकेशन और करेंगे, फिर इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल इज़ इंटरलिंक्ड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब एजुकेशन पर हमें बहुत सारा खर्चा करना है। ठीक है, तो हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा मिक्सचर आगे दिया है इन्होंने। ठीक है, जो हमें बताएगा कि कैसे कैसे हमें खर्चा करना चाहिए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे याद रखना कि तपस मजूमदार कमेटी थी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी 1998 और 99 में, जिसने देखा था कि 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल एजुकेशन लेते हैं, नहीं लेते या कितनी लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। फिर 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, जो क्या करती थी, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती थी कि किस तरह से हम नए सर्विसेज लेकर आ सकते हैं, नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अब वो कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से उन्होंने एक सर्विस क्लॉज बनाया था। सर्विस क्लॉज के अकॉर्डिंग
हम कंप्यूटर पर्सनल की सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी और भी सर्विसेज लोग बाहर से सीख कर आते हैं, बहुत सारा टैलेंट, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, बिसाइड्स इट एजुकेशन सेक्टर पे क्या क्या खर्चा हो रहा है। वो कहते हैं अगर आप किसी भी देश के एजुकेशन को देखना चाहते हो तो 3 चीज़ें देखो। पहले एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट वो होते हैं, इन्होंने बताया है कि जो 15 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं लोग, ठीक है, जो जितने पढ़े लिखे हैं उसको एडल्ट लिटरेसी रेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यूथ लिटरेसी रेट वो है जो 15 से 24 साल के बच्चों का है। ये 15 साल से ऊपर का, ये 15 से 24 साल के लोगों का, इसको यूथ में डाल देते हैं। फिर प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन होती 1st to 8th क्लास की, या 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ से आपने याद रखना है राइट टू एजुकेशन भी, राइट टू एजुकेशन वो भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आया था। ठीक है, इसके अलावा आपने बताना है कि हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन तो हो गई 1st to 8th क्लास की, सेकेंडरी एजुकेशन आती है 11th एंड 10th क्लास की आ जाती है सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर 12th क्लास भी इन्होंने सीनियर सेकेंडरी भी इसमें इंक्लूड की हुई है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में +2 पैटर्न लेकर आए, वोकेशनलाइजेशन लेके आए। वोकेशनलाइजेशन होता है स्किल्स सिखाना, नए नए स्किल्स के साथ जो प्रैक्टिकल हम सब्जेक्ट्स कुछ सिखाते हैं आपको, अब नए नए आने शुरू हो गए हैं, तो वो सारे स्किल्स इंट्रोड्यूस करना। केंद्रीय विद्यालय ये क्यों बनाया था, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब पे बैठे होते हैं, जैसे बैंक्स के हो गए या और भी बहुत सारे सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना हो, क्योंकि एक जगह जाएंगे स्कूल पे एडमिशन लेंगे, दूसरी जगह जाके स्कूल में एडमिशन लेंगे, पैटर्न डिफरेंट होगा, पढ़ने में मुश्किल होगी। इसलिए केंद्रीय विद्यालय हर देश में के हर कोने में बनाए गए हैं ताकि बच्चे वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बताया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की फुल फॉर्म बुक्स बनाती है, ये रिसर्च करती है कि कैसी कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। 1961 में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने। नेशनल ओपन स्कूल, ये मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो आपको भेजे थे लास्ट मिनट नोट्स, वो भी आपने देखने। नेशनल ओपन स्कूल वो बच्चों के लिए जिनका कभी ड्रॉप आउट हो गया, जो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए गरीबी की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, उनके लिए NOS बनाया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हायर एजुकेशन में इग्नू बनाया गया है, इग्नू भी NOS जैसा ही है, ये स्कूल के लिए, ये कॉलेजेस के लिए, ओपन हाउसवाइफ्स, अनएम्प्लॉयड, वर्किंग पीपल के लिए बनाया गया है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन जैसे NCERT हमारे स्कूल लेवल पर रिसर्च करती है, वैसे UGC कॉलेज लेवल की रिसर्च करती है। 1956 में बनाया गया था ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है, और ये हायर एजुकेशन के लिए था और ये सारा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। फाइन। उसके बाद अडल्ट और फीमेल एजुकेशन के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन लेकर आए थे 1988 में, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पॉवर्टी के प्रोग्राम्स याद करने हैं वैसे ये भी करने हैं। साक्षर भारत आया था, ठीक है, और फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 15 से 25 साल के यूथ को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। साक्षर भारत को नेशनल लिटरेसी मिशन ही कहा जाता है। देन आपको क्या याद रखना है कि हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे मेयर्स लिए गए हैं। ये आपने काउंसिल का नाम याद रखना है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जैसे टेक्निकल कॉलेजेस हैं, IITs हैं, ठीक है, या फिर कोई IIMs हैं, ये सारे टेक्निकल जो इंजीनियर्स वगैरह के लिए होते हैं उसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, और हमारे देश में कहते हैं इतने सारे साइंटिस्ट और टेक्नीशियन हैं कि इंडिया पूरे दुनिया में 3rd प्लेस पर आता है इसमें रिसर्च करने के लिए। अब रिसर्च देखो, एग्रीकल्चर रिसर्च हो तो ICAR है, अगर मेडिकल रिसर्च हो तो ICMR है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारे देश में कौन कौन से चलते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान है, 2001 में आया था, फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन में इनरोल करना है। ठीक है, फिर हमारे पास एजुकेशन गारंटी स्कीम या अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन EGS एंड AIA बनाया गया था, जिसमें इन्होंने कहा कि जो बच्चे दूर रहते हैं 6 से 14 साल की उम्र में, जो जिनके स्कूल नहीं है घरों के पास 1 किलोमीटर तक के दायरे में, ठीक है, तो वो बच्चों को यहाँ पर इस स्कीम के तहत एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, इनएक्सेसिबल हैबिटेशन, जिनके घर रास्ते में
मतलब इनएसेसिबल, मतलब वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम थी। ये जो बैकवर्ड क्लास की या बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे होते हैं, लड़कियाँ, उनके लिए इन्होंने बनाया है रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है, जिसमें वो रह भी सकती हैं और पढ़ भी सकते हैं। मिड डे मील स्कीम 1995 में आई थी। बच्चों को उसकी स्कूल में आए, वो स्कूल में रखें, रिटेन करके रखें, अटेंडेंस भी उनकी रेगुलर हो, खाना खाने के लालच से चाहे आए बच्चे। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें हम स्किल सब्जेक्ट सब पढ़ाते हैं आपको, ताकि मोदी जी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हुनर आना चाहिए, हाथों का हुनर ज़्यादा ज़रूरी है देन एजुकेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था फॉर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। इनका मेन इशू था कि ये जो सेक्स रेशो है लोगों की कम हो रही है, मतलब गर्ल्स की रेशो कम हो रही है सोसाइटी में, उसको हमने प्रमोट करना है, फ्री में एजुकेशन वगैरह देनी है ताकि लोगों को लड़कियां बोझ ना लगे, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें जो आपने इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने हेल्थ पर नहीं, सिर्फ एजुकेशन पर फोकस किया गया है, इसलिए आपको जितने भी पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन करने वाले, आई हैव एक्सप्लेन दोज।